जी बच्चों, कैसे हो सारे? ठीक हो? एक मैडम जाती हैं, दूसरी मैडम आ जाती हैं। अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि दूसरी गई है कि पहली आ जाती हैं। मैं ठीक हूँ बच्चे, थैंक यू। शुक्र है अल्लाह का। अच्छे बच्चे आ गए। मायरा, जैनब, उसामा, शानजे, फातिमा और कौन है? सब आए हुए हो। रमज़ा, जैनब, उसामा। चलो भाई, शाबाश, सारे अच्छे बच्चे मौजूद हैं। अच्छा बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, सेकंड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और हम लोगों ने कल इसको ख़त्म करना है। और सेकेंडली कल हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, एससीक्यूज़ किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यूएचएस में किस तरह से आते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहती हूँ बच्चों, लेकिन कल हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो सब कल अटेंटिव बैठना, ठीक है। ताकि आप लोगों का इंशाल्लाह 17 जून को इसका एग्ज़ाम है इन 2 यूनिट्स का, हीमोडायनामिक्स और जेनेटिक्स। सो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे एमसीक्यूज़ वगैरह सिनेरियो बेस्ड जिस तरह मैं देती हूँ। लेकिन ओवरऑल हम कल इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और मैं पूछूंगी चैट बॉक्स में, ठीक है। कल लेक्चर का टाइम कम रखेंगे और डिस्कशन का टाइम हम ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। सो पढ़ के आना, ठीक है। मैं सबसे पूछूंगी हीमोडायनेमिक्स और जेनेटिक्स में से अब तक जितना पढ़ा है। अच्छा बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स इन एंजाइम। पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में अगर कोई डिसेप्ट हो, रिसेप्टर में कोई डिफेक्ट हो। अब हम पढ़ेंगे ऐसे डिसऑर्डर जो कि एंजाइम में डिफेक्ट्स की वजह से पैदा होते हैं। अच्छा, अब लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज भी एंजाइम्स वालों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सारा जितना भी डाइजेस्टिव, जिसे कह लो ना इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव, वो हो डाइजेशन हो रही होती है सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर, बॉडी की बात नहीं हो रही, ठीक है। वो लाइसोसोम्स में होती है। सो लाइसोसोम्स आर बेसिकली द की कंपोनेंट्स ऑफ द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दे कंटेन अ बैटरी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है, जिनकी स्पेशल 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये कि ये जो लाइसोसोम्स के अंदर जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ना, उसके अंदर फंक्शन करते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। दूसरा ये कि इन एंजाइम्स के स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती है दैट आर डेस्टिन्ड नॉट फॉर द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बट फॉर द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिस। सो दिस लेटर कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर स्पेशल प्रोसेसिंग विद इन द गोल्जी ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम्स के अंदर किस तरह हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन का, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। Similar to all other secretory protein, lysosomal enzyme और acid hydrolases, lysosomal enzymes को वो नाम दे रहा है acid hydrolases, ठीक है, are synthesized in the endoplasmic reticulum and are transported to the Golgi apparatus. Synthesize कहाँ हुए? ER में, endoplasmic reticulum में, और transport कहाँ हो गई? GA में, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? दे अंडरगो वैरायटी ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है वहाँ पे, इंक्लूडिंग द अटैचमेंट ऑफ टर्मिनल मैनोज 6 फॉस्फेट ग्रुप्स टू सम ऑफ द ओलिगोसेकेराइड साइड चेन्स, ठीक है। ये कुछ फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, ये आके अटैच हो जाते हैं ओलिगोसेकेराइड साइड चेन्स के साथ, ठीक है। पोस्ट हेलो। ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो रही है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। फिर जब ये फॉस्फोरिलेटेड मैनोज जो ग्रुप्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप होते हैं। दिस सर्व एज एन एड्रेस लेबल दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर फाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ गोल्जी मेम्ब्रेन। बेसिकली सारा कुछ जो लाइसोसोमल एंजाइम्स वो काम कर रहे होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, किस तरह से होती है, वो सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रही है। सो लाइसोसोमल एंजाइम बाइंड दीज रिसेप्टर्स। लाइसोसोमल एंजाइम जब आ गए हैं वो इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे एंड आर देयर बाय segregated from the numerous other secretory proteins within the Golgi, and subsequently small transport vesicles containing the receptor bound enzymes are pinched off from the Golgi and proceed to fuse with the lysosome, ठीक है। सो आपको ये डायग्राम एक बुक में बनी हुई है, इसमें बताया हुआ है कि किस तरह सिंथेसिस हो रही है और किस तरह इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रही है लाइसोसोमल एंजाइम्स की, ठीक है। सबसे ऊपर अगर देखो तो एक एरो दिया हुआ है जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताई हुई है और उसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रोटीन्स दिखाई हुई है रेड कलर की क्यूब्स। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, राइट साइड पे एरो जा रहा है जिसपे गोल्जी ऑपरेटस बनाया हुआ है। गोल्जी ऑपरेटस के अंदर, ठीक है, ये कुछ मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर हैं और उनकी प्रोटीन साथ अटैच हैं, ठीक है। ये आई गोल्जी ऑपरेटस के साथ, ठीक है। और वहां से क्या होगा, वहां से देखो राइट साइड पे एरो के साथ देखो कि एक वेसिकल से बनते जा रहे हैं, ठीक है। वो लाइसोसोम्स के अंदर आ गए, ठीक है। फिर लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये विशियस साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। फिर लाइसोसोमल एंजाइम यहाँ पे देखो ऑटोफेगी कर रहे हैं, किसके साथ? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच हो गए। साथ ही साथ फेगोसिटिस हेट्रोफेगी हो रही है, लाइसोसोमल एंजाइम वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो ये लाइसोसोमल जितने भी एंजाइम्स होते हैं,
ये लाइसोसोम से निकले, ठीक है, और इधर-उधर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वहाँ इंट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है, इस तरह के कोई भी आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कि ये क्या लाइसोसोम का क्या फंक्शन है फलाना। ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू है कि कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स में किस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। So lysosomal enzyme catalyze the breakdown of variety of complex macromolecules. These large molecules may be derived from the metabolic turnover of intracellular organelles, autophagy, या फिर they may be acquired from outside the cell by phagocytosis, heterophagy. जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ था, ये देखो ऑटोफेगी, ठीक है, और हेट्रोफेगी मतलब बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, ये बाहर से आ रहे थे, देखो ये। अच्छा, इनहेरिटेड डिफिशियंसी ऑफ फंक्शनल लाइसोसोम एंजाइम गिव राइज टू टू पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब बेसिकली हमने स्टडी करनी है यहाँ पे जो हमारे लिए जेनेटिक में इंपॉर्टेंट है, वो जो ये लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, इनकी इनहेरिटेड डेफिशिएंसी हो। खुद सोचो कि अगर उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो तो आगे किस तरह से डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ उसने बताया हुआ है कि पैथोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, एक टेबल, एक इस डायग्राम के अंदर उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि ये नॉर्मल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये होस्ट टाइप है, फिर यहाँ पे नॉर्मल लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो रही है ABC प्रोसेस के अंदर, ठीक है। उसने बताया हुआ है कि इन द एग्जांपल शोन अ कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट इज नॉर्मली डिग्रेडेड बाय अ सीरीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम A, B and C। ये ABC लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये इस सबस्ट्रेट की डिग्रेडेशन कर रहे हैं, इसकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और ये देखो ये छोटे छोटे इस तरह कन्वर्ट हो गए, ये इतना बड़ा था और अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। देन if there is deficiency or malfunction of one of the enzyme, for example B, अब यहाँ पे देखो लाइसोसोमल एंजाइम डेफिशिएंसी है, ये सबस्ट्रेट आया, यहाँ पे B के साथ क्रॉस बनाया हुआ है उन्होंने, इसका मतलब है कि B की डेफिशिएंसी होगी है, कैटाबोलिज्म इज इनकम्प्लीट। अब जो नॉर्मली यहाँ कैटाबोलिज्म ये तोड़ फोड़ होनी थी, अब वो नहीं हो रही है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है इनसॉल्युबल इंटरमीडिएट्स एक्यूमुलेट इन द लाइसोसोम। अब इनसॉल्युबल इंटरमीडिएट्स है, जब वो सॉल्युबल नहीं हुआ, उसकी तोड़ फोड़ नहीं, उसकी कैटाबोलिज्म नहीं हुई, तो वो जमा होता जा रहा है, ऊपर से आ रहा है और अंदर जमा होता जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे बता भी रहे कि स्मॉल डिफ्यूजिबल एंड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ यहाँ से बाहर निकल जाते हैं डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। फिर स्टोर्ड नॉन मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट्स, प्राइमरी स्टोरेज अब कहाँ होगी, डिफेक्टिव फ्यूजन ऑफ ऑटोफेगोसोम विद लाइसोसोम। अब जितने भी ये ऑटोफेगोसोम, जितने भी पार्टिकल्स अटैच होते जा रहे हैं, ठीक है, वो लाइसोसोम के अंदर उनकी डिफेक्टिव फ्यूजन होती जा रही है, आपस में जुड़ते जा रहे हैं, और फिर डिफेक्टिव डिग्रेडेशन होती जा रही है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज में। एज अ रिजल्ट एक्यूमुलेशन ऑफ एबेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगी, सेकेंडरी स्टोरेज अगर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिक प्रोटीन्स बॉडी में जमा होते जाएंगे, जब टॉक्सिक प्रोटीन बॉडी में जमा होंगे तो वो सेल को डैमेज करेंगे, इवेंचुअली सेल की डेथ हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली, और यहाँ पे भी ये जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स ये भी खतरनाक होते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऑटोफेगोसोम्स डिफेक्टिव फ्यूजन इनकी होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इन एंड रिजल्ट जो है वो सेल डेथ हो रहा होता है। Catabolism of the substrate of the missing enzyme remains incomplete, leading to the accumulation of partially degraded insoluble metabolite within the lysosome. सब प्रोसेस लाइसोसोम के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्यूमुलेशन। जैसे पीछे डायग्राम में हमने देखा था, यहाँ प्राइमरी एक्यूमुलेशन हो रही थी, ये प्राइमरी स्टोरेज जैसे कह रहे हैं, ठीक है। फिर स्टफ विद इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड मैक्रोमोलिक्यूल्स, अब वो बड़े बड़े पीछे देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर जमा हो गए, स्टफ्ड हो गए, ठीक है। लाइसोसोम बिकम लार्ज एंड न्यूमरस एनफ टू इंटरफेयर विद द नॉर्मल सेल फंक्शन। अब नॉर्मल सेल फंक्शन नहीं हो सके क्योंकि जिस तरह उन्होंने कैटाबोलाइज होना था वो नहीं हो रहे हैं। सिंस लाइसोसोमल फंक्शन इज आल्सो एसेंशियल फॉर ऑटोफेगी, ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल्फ डाइजेशन, सेल अपने आप को खा रहा है, ठीक है। इम्पेयर्ड ऑटोफेगी गिव राइज टू सेकेंडरी एक्यूमुलेशन। अब जब सेल की तोड़फोड़ नहीं होगी, ऑटोफेगी नहीं होगी, डाइजेशन नहीं होगी, सेल्फ डाइजेशन नहीं होगी, तो सेकेंडरी एक्यूमुलेशन होती जाएगी ऑटोफेगिक सबस्ट्रेट की, और एज अ रिजल्ट जो प्रोटीन्स हैं वो जमा होती जाएंगी, ठीक है। And old proteins and old and effete mitochondria. The absence of this quality control mechanism causes accumulation of dysfunctional mitochondria with poor calcium buffering capacity and altered membrane potential. इसकी वजह से free radicals generate होंगे और apoptosis, program cell death होगी. So defects in autophagy are common in lysosomal storage disease and play an important role in टिश्यू डैमेज। बेसिकली ये जो ऑटोफेगी, जो सेल्फ डाइजेशन का प्रोसेस है, ये जब एंजाइम डेफिशिएंसी होगी तो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और ये टिश्यू डैमेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 3 जनरल अप्रोचेज होती हैं टू द ट्रीटमेंट ऑफ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं क्या, ठीक है। 3 अप्रोचेज हैं। मोस्ट ऑब्वियस इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो एंजाइम की डेफिशिएंसी है उसको रिप्लेस कर दें आप।
ठीक है। एक और अप्रोच है सबस्ट्रेट रिडक्शन थेरेपी इज बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट इफ द सबस्ट्रेट टू बी डिग्रेडेड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम कैन बी रिड्यूस्ड। जो पीछे सबस्ट्रेट था, जो यहाँ पे हमने बड़ा सा ये पढ़ा था, ठीक है, ये अगर आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, ठीक है, द reduced residual enzymal activity may be sufficient to catabolize it and prevent accumulation। आपने बेसिकली accumulation होने से रोकना होता है ना। A more recent strategy is based on the understanding of the molecular basis of enzyme deficiency. In many disorders, exemplified by Gaucher disease, the enzyme activity is low because the mutant proteins are unstable and prone to misfolding and hence degraded in the endoplasmic reticulum. In such disease, an exogenous competitive inhibitor of the enzyme can paradoxically bind to a mutant enzyme and act as the folding template that assists proper folding of the enzyme and thus prevents its degradation. Such molecular chaperone therapy is under एक्टिव इन्वेस्टिगेशन। एक और उसने उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बताई है, जैसे गाउचर डिजीज़ में उन्होंने एग्जांपल दिए, ये गाउचर डिजीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एंजाइम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो म्यूटेंट जो चेंज प्रोटीन्स हुई होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं और उनकी मिस फोल्डिंग हो जाती है। नॉर्मली उन्होंने जिस तरह बनना था उनकी मिस फोल्डिंग हो गई या प्रॉपरली फोल्डिंग नहीं होगी उनकी, ठीक है, और उनकी वजह से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिग्रेड हो जाती हैं, डिग्रेडेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये बाकी आगे इसको इतने समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इसमें जो इसका लब लबाव है बच्चों वो यही है कि इस किस तरह से एंजाइम डेफिशिएंसी होगी उसको कैसे आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सो नॉर्मली एक मॉलिक्यूलर चैपेरोन थेरेपी, ये नाम याद रखना, ठीक है, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये किस तरह से जो है वो इसको रिप्लेस करेगी, ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसी को। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं, डिस्टिंक्ट कंडीशंस हैं, वो भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में इंक्लूड होती हैं। इन जनरल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोर्ड मटेरियल हैज द ऑर्गन इफेक्टिव इज डिटरमिन्ड बाय टू इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। टू फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो डिटरमिन करेंगे। पहला तो है टिश्यू वेयर मोस्ट ऑफ द मटेरियल टू बी डिग्रेडेड इज फाउंड एंड द लोकेशन वेयर मोस्ट ऑफ द डिग्रेडेशन नॉर्मली अकर, ठीक है, टिश्यू जहाँ पे बहुत सारा मटेरियल की तोड़ फोड़ होनी है वो कौन सा है और लोकेशन जहाँ पे वो हो रही है। फॉर एग्जांपल, ब्रेन इज रिच इन द गैंग्लियोसाइड्स एंड हेंस डिफेक्टिव हाइड्रोलिसिस ऑफ द गैंग्लियोसाइड एज occur in GM1 and GM2 gangliosidosis results primarily accumulation within the neurons and consequent neurological syndrome। मतलब ब्रेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अगर इसमें ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनको कहते हैं गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है, अगर इनकी डिफेक्टिव हाइड्रोलिसिस हो रही है लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि GM1 एंड GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस है, ये डिजीजेज हैं, ठीक है, दे रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स में एक्यूमुलेशन होती जाएगी, ठीक है, इन डिफेक्टिव गैंग्लियोसाइड्स की, ठीक है, और फिर उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं डिफेक्ट्स इन डिग्रेडेशन ऑफ म्यूकोपोलीसेकेराइड्स अफेक्ट विचुअली एवरी ऑर्गन बिकॉज म्यूकोपोलीसेकेराइड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। इस तरह म्यूकोसेकेराइड्स की अगर पोलीसेकेराइड्स की अगर डिफेक्टिव डिग्रेडेशन होगी because cells of the mononuclear phagocyte are specifically rich in lysosome involved in the degradation of variety of substrate सच एज स्प्लीन और लिवर, जो रिच ऑर्गन्स हैं जहाँ फेगोसाइटोसिस होती है, तो वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में ज़्यादातर बड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारा ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होना होता है, ठीक है। सो ये जो जितने भी सेल्स हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स के एंड ऑर्गन रिच इन फेगोसिटिक सेल्स, स्प्लीन और लिवर, ये स्पेसिफिकली लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में बड़े हो जाते हैं साइज से, ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कुछ बता रहे हैं कि कुछ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं, उनको हम रैशनल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द एक्यूमुलेटेड मेटाबोलाइट, thus treating such groups as glycogenosis, sphingolipidosis, mucopolysaccharidosis and mucolipidosis, ठीक है। अब ये बेटा जो ये टेबल है ना, ये आप लोगों का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी हमने डिजीज पढ़ी हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट, सारी एक्स लिंक वगैरह, इस तरह ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिजीज देखो ग्लाइकोजिनोसिस है, ठीक है, ये डिजीज का नाम है। एंजाइम डिफिशिएंसी कौन सी हुई? टाइप 2 की डिजीज में, टाइप 2 पॉम्पी डिजीज है, ठीक है, उसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी और मेजर एक्यूमुलेटिंग मेटाबोलाइट कौन सा होगा? ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजिनोसिस है तो ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन हो रही है। इस तरह स्फिंजियोलिपिडोसिस, इसमें कौन से एंजाइम की, अगर GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस है तो कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? GM1 गैंग्लियोसाइड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, और उसमें गैलेक्टोज कॉन्टेनिंग ओलिगोसैकेराइड्स की एक्यूमुलेशन होगी। इस तरह GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस है, ठीक है, उसमें टेसिक डिजीज होती है, सेंड ऑफ डिजीज होती है, GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस होती है, इनमें हेक्सोमिनिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी और ये एक्यूमुलेशन होगी इस मेटाबोलाइट की। इस तरह सल्फेटाइडोसिस हैं, इनमें ये डिजीज़ हैं, ये आई नो कि ये बहुत मुश्किल हैं याद करना, मेमोराइज करना इनको बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू गो थ्रू इट बच्चों।
इसको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये सिर्फ कर लो तो बाकी लाइसोसोमल स्टोरेज एंजाइम डिजीजेस समझो कवर हो जाती हैं आपकी। इस तरह एक डिजीज़ है जो मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, जिसमें एंजाइम एरिल सल्फेटेज ए की डेफिशिएंसी होती है और सल्फेटाइड की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम को याद करना। इस तरह मल्टीपल सल्फेटेज डेफिशिएंसी होगी, उसमें एरिल सल्फेटेज ए बी सी की डेफिशिएंसी होगी और एज अ रिजल्ट हेपरिन सल्फेट और डर्मेटन सल्फेट, स्टेरॉयड सल्फेट की एक्यूमुलेशन होती जाएगी। इस तरह क्रैबी डिजीज़, फेब्री डिजीज़, गाउचर डिजीज़ पीछे में पढ़े थे, उसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है? ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ठीक है, जी जी से याद रखना, ठीक है। और उसमें एक्यूमुलेशन होगी ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, जिसमें ए एस सी आता है ना बच्चों, वो एंजाइम होता है, ठीक है। फिर इस तरह नीमन पिग डिजीज टाइप ए और बी, इसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? स्फिंजोमाइलिनेज, और एक्यूमुलेटेड सब्सटेंस होगा स्फिंजोमाइलिन। इस तरह म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस कुछ क्लास ऑफ एंजाइम्स हैं, जिसमें डिजीजेज हैं हमारे पास MPS1 एंड MPS2, हर्लर एंड हंटर। ये शायद बायोकेमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ी हुई और जेनेटिक्स में ये डिजीजेस काफ़ी दफ़ा गो थ्रू जाते हैं जब हम जेनेटिक और इनहेरिटेड डिजीजेस को पढ़ते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस में ये दो ही डिजीज हैं, हर्लर एंड हंटर। इनमें अल्फा एल आइडोरोनिडेज की डेफिशिएंसी होगी और डर्मेटिन सल्फेट और हेपरिन सल्फेट एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस तरह अगर एल आइडोरोनिड सल्फेट सल्फेटेस की डेफिशिएंसी होगी तब भी यही सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होंगे। सो हर्लर MPS1 स्टैंड्स एंड MPS2 हंटर के लिए। इस तरह म्यूकोलिपिडोसिस कुछ डिसऑर्डर है जिसको आई सेल डिजीज भी कहते हैं, इसमें डेफिशिएंसी होती है फॉस्फोराइलेटिंग एंजाइम्स की, एज अ रिजल्ट म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे फ्यूकोसिडोसिस, मेनोसाइडोसिस, एस्पार्टिल ग्लूकोज अमीनो, ठीक है। इनमें इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और साथ एक्यूमुलेशन हो जाएगी। फ्रुक्टोज, अगर फ्यूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी है तो फ्रुक्टोज जमा हो जाएगा, अगर मेनोसाइडेज की डेफिशिएंसी है तो मेनोज हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ, ये सारे जितने भी है ना, ये लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ठीक है, और इनकी डेफिशिएंसी से ये डिजीजेस हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई लाइसोसोमल दूसरी डिजीज जैसे बुलमेन डिजीज है, एसिड फॉस्फेट डेफिशिएंसी है जिसमें फॉस्फेट एस्टर्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। सो बच्चों ये टेबल, ठीक है, सारे इस टॉपिक का कोर है, ठीक है। अब वो पहली डिजीज आपको स्टडी कर रहा है टे सिक डिजीज, ठीक है। टे सिक डिजीज अगर यहाँ देखो GM2 गैंग्लियोसाइड, आगे स्टडी डिजीज एक्सप्लेन वही की होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इट इज ग्रुप ऑफ 3 लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कॉज्ड बाय इनएबिलिटी टू कैटाबोलाइज DM2 गैंग्लियोसाइड्स। अच्छा, जब GM2 गैंग्लियोसाइड्स की डिग्रेडेशन होती है तो उसको 3 डिस्टिंक्ट जीन्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। So the phenotypic effect of the mutation affecting these genes are quite similar because they result from accumulation of GM2 ganglioside. Underlying enzyme defect, however, is different for each other. Tay-Sachs disease is the most common form of GM2 gangliosidosis and results from mutation in the alpha subunit locus on chromosome 15 and causes a severe deficiency of hexosaminidase A. यहाँ पे अगर देखो टेसेक डिजीज किस अल्फा सब यूनिट ऑफ हेक्सोमेनिडेज की डेफिशिएंसी हुई और क्या एक्यूमुलेट होगा? GM2 गैंग्लियोसाइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये डिजीज स्पेसिफिकली जूस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, जब हेक्सोमेनिडेज ए एब्सेंट हो जाएगा टिश्यू से तो क्या होगा? GM2 गैंग्लियोसाइड एक्यूमुलेट हो गया, जैसे हार्ट में, लिवर, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम, ये ऑर्गन्स जो इंपॉर्टेंट है। लिवर स्प्लीन तो पहले तुम लोगों ने याद कर लिया था, हार्ट और CNS याद कर लो। बट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल एंड द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड रेटिना डोमिनेट्स द क्लिनिकल पिक्चर, मतलब CNS की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे आप जब देखेंगे तो न्यूरॉन्स इसके बैलून हुए होते हैं विद साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल बने हुए होते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ मार्केटली डिस्टेंडेड लाइसोसोम फिल्ड विद गैंग्लियोसाइड्स, मतलब ये शो कर रहा होता है कि जो लाइसोसोम है उसके अंदर गैंग्लियोसाइड्स एक्यूमुलेट हुए हैं। अच्छा, इसके लिए स्टेन्स हम यूज़ करते हैं ऑयल रेड ओ एंड सुडान ब्लैक, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे इस केस में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर देखें तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन अगर आएंगे, इंक्लूजन भी जिसे कह लो ना वैक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेशन विद इन लाइसोसोम कंपोज्ड ऑफ अनियन स्किन लेयरिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अनियन स्किन देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि गैंग्लियॉन्स हैं इन टेसिक डिजीज, ये जो ये जितने भी है ना ऐसे जिस तरह लंबे लंबे से, ठीक है, इनको हम गैंग्लियॉन सेल्स कहते हैं, स्पेसिफिकली ये नजर आ रहा है, ठीक है। अ लार्ज न्यूरॉन हैज ऑब्वियस लिपिड वैक्यूलेशन, ठीक है, एक बड़े न्यूरॉन के अंदर ऑब्वियस लिपिड वैक्यूलेशन नजर आ रही है। इसके अलावा इसमें पोर्शन ऑफ न्यूरॉन दिखाया हुआ है जिसमें प्रोमिनेंट लाइसोसोम दिखाए हुए विद वर्ल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूरोनल स्ट्रक्चर गैंग्लियॉन सेल्स दिखाए हैं टेसिक डिजीज में, ठीक है, ब्रेन में गैंग्लियॉन सेल्स।
अच्छा, इसके अलावा टाइम के साथ प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है न्यूरॉन्स की, प्रोलिफरेशन हो जाएगी माइक्रोग्लाइ की, और अक्यूमुलेशन हो जाती है कॉम्प्लेक्स लिपिड की इन फेगोसाइट्स विद इन द ब्रेन सब्सटेंस। ठीक है, इस क्योंकि ब्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूरॉन्स थ्रू आउट द बेसल गैंग्लिया, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल गैंग्लियन सारे इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर गैंग्लियन सेल्स रेटिना के अंदर, आई के अंदर हों, तो पार्टिकुलरली कहाँ होते हैं, मार्जिन ऑफ मैक्यूला के साथ, और आपको आई में एक चेरी रेड स्पॉट नजर आएगा मैक्यूला के अंदर। ठीक है, अगर तो वो हेक्सोमिनिडेज ए यानी टेसिक डिजीज है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप उसको देखोगे, और ये फाइंडिंग मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक होती है टेसिक डिजीज की। ठीक है, अगर आपको सिनेरियो आए और उसमें लिखा हुआ हो कि एक बच्चा आपके पास आया है, ठीक है, और उसके अंदर, उसकी आईज के अंदर चेरी रेड स्पॉट है जो कि मैक्यूला पे नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी डिजीज होगी, इसको डायग्नोज करें, उसका पैथोजेनेसिस वगैरह बताएं, वो आपने बताना होता है। और नॉर्मली ये बर्थ के टाइम पे ये बच्चे नॉर्मल होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके साइन सिम्टम्स 6 महीने की उम्र से एविडेंट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सीएनएस को इन्वॉल्व कर रही थी, तो मोटर और जितने भी इसकी मेंटल फंक्शंस है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोटर इनकोऑर्डिनेशन होती है, मस्कुलर फ्लेसिडिटी होती है, मेंटल ओरिएंटेशन होती है, मतलब इसका हर चीज़ सीएनएस से रिलेटेड डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लाइंडनेस क्योंकि आइज को अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिमेंशिया होती है। समटाइम ड्यूरिंग द अर्ली कोर्स ऑफ द डिजीज कैरेक्टरिस्टिक बट नॉट पैथोग्नोमिक, वही चेरी रेड स्पॉट मैक्यूला में आपको नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, 1 से 2 साल में अगर डिजीज पेशेंट सर्वाइव कर भी जाता है तो एक वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, और 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे की डेथ भी हो जाती है। अच्छा, जो अल्फा सब यूनिट है जिसकी डेफिशिएंसी हो रही थी, उसमें 100 से ज़्यादा म्यूटेशंस अब तक देखी जा चुकी हैं, और ज़्यादातर किसको अफेक्ट करते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग को। ठीक है, सच मिसफोल्डेड प्रोटीन ट्रिगर द अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्ड लीडिंग टू एपोप्टोसिस। जब अनफोल्डेड प्रोटीन्स या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी, तो जो सेल होता है वो अपनी एपोप्टोसिस स्टार्ट कर देता है, प्रोग्राम सेल डेथ स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एंड दीज फाइंडिंग है गिवन राइज टू पॉसिबिलिटी ऑफ चैपरॉन थेरेपी ऑफ टेसिक डिजीज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एंटीनेटल डायग्नोसिस वगैरह आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉसिबल एंजाइम ऐसे, या डीएनए बेस्ड एनालिसिस, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है, आप पहले से पता लगा सकते हैं। इस तरह एक है नेमन पिक डिजीज़। नेमन पिक डिजीज़ यहाँ पे पीछे जैसे लिखी हुई है, ये है बच्चों, ये। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, ये था ग्रुप था गैंग्लियोसाइडोसिस का। ठीक है, ये है सल्फाटाइडोसिस का। ठीक है, ये बेसिकली डिजीजेस के ग्रुप इन्होंने नाम दिए हैं। ठीक है, अब नेमन पिक डिजीज टाइप ए और बी में क्या होगा, स्पिंजोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी और स्पिंजोमाइलिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ उसने लिखी हुई, कैरेक्टर है लाइसोमल एक्यूमुलेशन ऑफ स्पिंजोमाइलिन ड्यू टू इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ स्पिंजोमाइलिनेज। ठीक है, एमसीक्यूज अगर आपको आए तो वो इसी तरह आते हैं कि नेमन पिक डिजीज़ है, उसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो आप लोगों को इनमें से डिफरेंशिएट करना होगा कि स्पिंजोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और इसमें भी वही एक्सटेंसिव न्यूरोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे टाइप ए और बी हम दोनों स्टडी करें ना, टाइप ए जो है स्फीयर इन्फेंटाइल फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें विस्ट्रल एक्यूमुलेशन होती है स्पिंजोमाइलिन की। ठीक है, और अर्ली डेथ हो जाती है फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ में। और इसके कंट्रास्ट बरक्स जो टाइप बी होती है, उसमें पेशेंट्स के अंदर ऑर्गेनोमेगेली होती है, लेकिन सीएनएस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, और ये जब सीएनएस बच गया तो इसका मतलब है पेशेंट अडल्टहुड तक सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, टेस्ट डिजीज की तरह ये भी ज़्यादा जूस वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो स्पिंजोमाइलिनेज एंजाइम है वो क्रोमोसोम 11p15 पे पाया जाता है। ठीक है, वन ऑफ द इम्प्रिंटेड जीन दैट इज प्रेफरेंशियली एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द मैटरनल क्रोमोसोम ए रिजल्ट ऑफ एपिजेनेटिक साइलेंसिंग ऑफ द पैटर्नल जीन। ठीक है, दिस डिजीज इज टिपिकली इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, और म्यूटेंट एलील नॉर्मली मदर से इनहेरिट होता है। ठीक है, और मोर देन 100 म्यूटेशन नोट की जा चुकी हैं इन एसिड स्पिंजोमाइलिनेज जीन, and there seems to be a correlation between the type of mutation, the severity of enzyme deficiency and the phenotype. ठीक है, इन सब ये चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं, कौन सी टाइप म्यूटेशन हुई, कितने सिवियरिटी से एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई है, और फिनोटाइप। अब क्लासिक जो इन्फेंटाइल फॉर्म टाइप ए है, उसमें क्या होता है, उसमें मिससेंस म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से कंप्लीट डेफिशिएंसी हो जाती है स्पिंजोमाइलिनेज एंजाइम की। ठीक है, क्योंकि स्पिंजोमाइलिन कंपोनेंट है सेलुलर मेम्ब्रेन्स का, सो एंजाइम जब डेफिशिएंसी होगी तो जो लिपिड की है वो डिग्रेडेशन नहीं होगी।
ठीक है। इसके अलावा जिसकी वजह से इसकी प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है लाइसोसोम के अंदर, पर्टिकुलरली विद इन द सेल्स ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। अफेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, 90 माइक्रोमीटर तक ग्रो कर जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ लाइसोसोम विद स्फिंजोमाइलिन, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर इस एंजाइम की एक्यूमुलेशन होती जा रही है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो बड़े होते जा रहे हैं। इननमरेबल स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फोमिनस टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरह से साइटोप्लाज्म आपको नजर आएगा, जितना भी ये पिंक पिंक है ना, ये सारा फोमी सा। एंड द हेपेटोसाइट एंड कुफर सेल्स हैव अ फोमी वैक्यूलेटेड अपीयरेंस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। जितने भी हेपेटोसाइट्स हैं या कुफर सेल्स हैं, ठीक है, जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं लिवर के, ठीक है, ये सारे मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। ये वैक्यूलेटेड नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिपोजिशन ऑफ लिपिड होती जा रही है। इसके अलावा आप जब इलेक्ट्रॉन फ्रोजन सेक्शन पे आप देखते हो तो वैक्यूल स्टेन कर जाते हैं फैट के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कंफर्म करती है कि ये वैक्यूल्स बेसिकली engorged secondary lysosomes होते हैं that often contain membranous cytoplasmic bodies resembling concentrated lamellated myelin figures sometimes called zebra bodies, ठीक है। जीब्रा बॉडीज का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे जब आप देखोगे तो आपको मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक बॉडीज से मिलती जुलती लेमिनेटेड माइलिन फिगर्स नजर आएंगी सेल के अंदर, ठीक है। तो ये क्योंकि लेमिनेटेड होती हैं, ठीक है, और इसलिए इनको जीब्रा बॉडीज कहते हैं। इसके अलावा जो लिपिड लेडन फेगोसिटिक फोम सेल्स जो पीछे मैंने आपको दिखाए हैं, ये स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड्स में, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, जीआईटी, लंग्स में ज़्यादातर देखे जाते हैं। और जब स्प्लीन इन्वॉल्व होगी तो स्प्लीन की मैसिव एनलार्जमेंट हो जाती है 10 टाइम्स इसके नॉर्मल वेट से ज़्यादा, ठीक है। हेपेटोमेगाली इतनी ज़्यादा स्ट्राइकिंग नहीं होती। लिम्फ नोड्स मॉडरेट से मार्केटली इनलार्ज होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। और जब ब्रेन और आइज़ की इन्वॉल्वमेंट आ जाए ना, तब फिर खतरे की बात होती है, क्योंकि ब्रेन में क्या होगा, गायराए श्रिंक हो जाते हैं और सल्काए वाइडन हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट डिफ्यूज़ होती है, किसी भी सीएनएस के पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूलेशन एंड बैलूनिंग ऑफ न्यूरॉन्स भी देखा जाता है, जो कि डोमिनेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर है, ठीक है। एमसीक्यू आए कि नीमन पिक डिजीज में क्या होता है, डोमिनेंट हिस्टोलॉजिकल फीचर इज वैक्यूलेशन एंड बैलूनिंग ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच लीड्स टू सेल डेथ एंड लॉस ऑफ ब्रेन सब्सटेंस। इसके अलावा रेटिनल चेरी रेड स्पॉट आपको जो टेसेक डिजीज में देखा था, वो भी सिमिलर उससे कुछ आपको 1/3 टू 1/2 ऑफ इफेक्टिव इंडिविजुअल में नजर आ जाता है। ये क्लिनिकल सिम्टम्स ज़्यादातर इसके बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं एंड 6 मंथ तक ज़्यादा एविडेंट हो जाते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स का ज़्यादातर प्रोट्रूबेंट एब्डोमिन होता है, क्योंकि हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हुई होती है, इसकी वजह से बाहर निकला हुआ एब्डोमिन होता है इन बच्चों का, ठीक है। एक दफ़ा सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो है वॉमिटिंग, फीवर के साथ बच्चा प्रेजेंट करता है। प्रोग्रेसिव फेलियर टू थ्राइव होता है, बच्चा बड़ा नहीं हो रहा होता। जनरलाइज लिम्फ नोड्स इनलार्ज हुए होते हैं। इसके अलावा जो साइकोमोटर फंक्शन है वो बॉडी के सारे डिफेक्ट डिस्टर्ब हुए होते हैं, ठीक है। 1 to 2 years ऑफ लाइफ में नॉर्मली डेथ हो जाती है। डायग्नोसिस आप ज़्यादातर लिवर के अंदर या बोन मैरो के अंदर जितने भी स्फिंजोमाइलिनेज एक्टिविटी को देख सकते हैं बायोप्सी करके, ठीक है। और इंडिविजुअल्स जो टाइप ए और बी है, जो कैरियर भी हैं, उनको डीएनए एनालिसिस वगैरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पहले से। अच्छा, जो टाइप सी है, ठीक है, वो प्रीवियसली जो है वो ए और बी के साथ रिलेटेड थी, लेकिन बायोकेमिकली और जेनेटिकली ज़्यादा कॉमन है देन टाइप ए एंड बी कंबाइंड, ठीक है। इसमें म्यूटेशन होती है टू रिलेटेड जीन्स NPC1, ठीक है। आपने नीमन पिक C1 याद रखना है, जैसे नीमन पिक टाइप सी है ना, तो NPC1 एंड NPC2 दे कैन गिव राइज टू NPC, विद NPC1 बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर 95% ऑफ केसेस, ठीक है। एंड NPC इज ड्यू टू प्राइमरी डिफेक्ट in the non-enzymatic lipid transport, and NPC1 is membrane bound whereas NPC2 is soluble, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है NPCs का, कि दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लाइसोसोम से इन्होंने साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना होता है। और नेमेनपिक जो ये डिजीज टाइप सी है, इसमें क्लिनिकली हेट्रोजीनस होती है। हाइड्रोप्स फिटेलिस ये स्टिल बर्थ के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है बच्चा, या इसके अलावा न्यूनेटल हेपेटाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ऐसा डैमेज जो कि प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा होता है, ठीक है। इसका और लेटर प्रेजेंट्स इन चाइल्डहुड एंड इज मार्क्ड बाय द एटेक्सिया, वर्टिकल सुप्रान्यूक्लियर गेज, ठीक है। आइज में मसला आ रहा है, ठीक है। बच्चे की गेट ठीक नहीं है, टोन ठीक नहीं है, ठीक है, जॉइंट्स ठीक नहीं है, और साइकोमोटर रिग्रेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नीमेन-पिक डिजीज से डिफ्रेंशिएट करती हैं, बी और सी से। अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने बाकी डिजीज़ें पढ़ी हैं, टेस्ट एक नेमन पिक डिजीज, गौचर भी मैंने पीछे नाम दिया था बच्चों, अगर तुम लोगों को याद हो,
ठीक है, यहाँ पे ये गाउचर था। ठीक है, अब गाउचर में क्या है, देखो कौन सा एंजाइम, जी से याद रखना है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी भी और ग्लूकोसेरिब्रोसाइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। एमसीक्यू में आ सकता है कि गाउचर डिजीज कौन सा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम म्यूटेशन हो जाती हैं, जीन इनकोडिंग, ऐसे जीन्स जो कि इनकोड कर रहे होते हैं कौन से एंजाइम को, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज को। मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है ये। ठीक है, अगर एमसीक्यू है कि कौन सी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, सो लाइसोसोमल में गाउचर डिजीज सबसे ज़्यादा कॉमन है। और नॉर्मली कौन से एंजाइम कोड करती हैं, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की, जिसका काम क्या होता है, इसने ग्लूकोज को तोड़ना होता है फ्रॉम सेरेमाइड से। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ एंजाइम डिफेक्ट जब हो गया तो ग्लूकोसेरिबोसाइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा फेगोसाइड्स के अंदर। ठीक है, और कुछ इसकी सप्लाई ब्रेन में भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड ग्लूकोसेरिबोसाइड्स आर कंटिन्यूअली फॉर्म फ्रॉम द कैटाबोलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, नॉर्मली ग्लाइकोलिपिड्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे ये बनते हैं। ठीक है, and from the red cell of senescent leukocytes and red cells, it is clear now that pathological changes in Gaucher disease are caused not just by the burden of storage material but also by the activation of macrophages and the consequent secretion of cytokines such as interleukin 1, 6 and TNF। अब वो कह रहे हैं कि गाउचर डिजीज में एक तो हमें ये पता लग गया है कि ना सिर्फ ये स्टोरेज मटेरियल की वजह से हो रही हैं, जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं कि एंजाइम की स्टोरेज हो जाती है। ठीक है, एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से एक उस स्टोरेज हो जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगा है क्योंकि जब मैक्रोफेज की एक्टिवेशन हो जाती है ना, कि उसको पता लगे कि हमारी बॉडी में कुछ मसला हो रहा है, तो वो कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट साइटोकाइंस रिलीज करना शुरू कर देता है, जिनको कहते हैं इंटरल्यूकिन 1, 6 या टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। 3 क्लिनिकल इसकी सब टाइप्स देखी गई हैं। टाइप 1 99% केसेस में टाइप 1 मोस्ट कॉमन होती है और इसको कहते हैं क्रॉनिक नॉन न्यूरोनोपैथिक फॉर्म। नॉन न्यूरॉन मतलब ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, इन दिस टाइप इसमें क्या होता है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स इसकी शॉर्टेज जो है वो लिमिटेड होती है टू द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइड्स थ्रू आउट द बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन। ठीक है, ठीक है, जैसे इसका नाम ही है क्रॉनिक नॉन न्यूरोनोपैथिक फॉर्म। ठीक है, और स्प्लीन और स्केलेटन इन्वॉल्वमेंट होती है डोमिनेंटली, ये भी जूस में ज़्यादातर देखी गई है। ठीक है, जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उनमें रिड्यूस्ड बट डिटेक्टिव लेवल ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एक्टिविटीज आप देख सकते हैं। टाइप 2 का नाम है जी एक्यूट न्यूरोनोपैथिक। ठीक है, ये थी क्रॉनिक नॉन न्यूरोनोपैथिक, ये है एक्यूट न्यूरोनोपैथिक गाउचर डिजीज। ठीक है, इसको हम इन्फेंटाइल एक्यूट सेरिब्रल पैटर्न भी मतलब इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये भी ज़्यादा जूस वगैरह में देखी गई है। इसमें नो डिटेक्टेबल ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एक्टिविटीज देखी गई है, मतलब नहीं नजर आती। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली आप देख सकते हैं गाउचर डिजीज में। ठीक है, लेकिन जो क्लिनिकल पिक्चर होती है ज़्यादातर उसमें सीएनएस की डोमिनेंटली इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से अर्ली एज में डेथ हो जाती है। थर्ड पैटर्न जो है जिसको टाइप 3 कहते हैं वो टाइप 1 और 2 के बीच में होती है। ठीक है, जिसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट टाइप 1 की तरह होती है, लेकिन जो सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट होती है वो यूजुअली टाइप 2 की तरह की होती है और एडोलेसेंस अर्ली एडल्टहुड वगैरह में स्टार्ट हो जाती है। ये ग्लूकोसेरिब्रोसाइड जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं मैसिव अमाउंट में फेगोसाइड्स थ्रू आउट द बॉडी गाउचर डिजीज में। ठीक है, और डिस्टेंडेड जो फेगोसिटिक सेल्स हैं जिनको गाउचर सेल्स कहते हैं, वो स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, थाइमस और पेयर पैचेस, जहाँ जहाँ मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम है वहाँ वहाँ पे ये जमा होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा सिमिलर सेल्स आपको अल्वियोलर सेप्टा में भी देखने को मिल जाते हैं, एयर स्पेसेस, लंग्स वगैरह में। इसके इन कंट्रास्ट टू द अदर लिपिड स्टोरेज डिजीज, गाउटर डिजीज ऑफ द साइटोप्लाज्म लाइक इन गाउचर डिजीज, गाउचर सेल्स rarely appear vacuolated, but instance have a fibrillary type Gaucher cells and are often enlarged, sometimes up to 100 micrometer in nuclei। ठीक है, यहाँ पे फिब्रिली सा गाउचर सेल्स का पैटर्न होता है, बोन मैरो को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए में राइट स्टेन यूज करा हुआ है, यहाँ पे एच एन ई स्टोन यूज किया हुआ है, यहाँ पे प्लम्प मैक्रोफेजेस आपको नजर आएंगे। ठीक है, एंड प्लम्प मतलब ऐसे मोटे मोटे से। ठीक है, that are characteristically have the appearance in the cytoplasm of crumpled tissue paper due to accumulation of glucocerebrosidase। crumpled tissue paper नहीं होता, टिश्यू पेपर को तोड़ मरोड़ के फेंका हुआ होता है। ठीक है, वो क्रम्पल टिश्यू पेपर होता है, उसकी तरह इनकी एक्यूमुलेशन नजर आती है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड की। ठीक है, और ये एमसीक्यू आ सकता है कि क्रम्पल टिश्यू पेपर के की क्यों होती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड होती है साइटोप्लाज्म में। ये देखो, ये न्यूक्लियस है ना, ये मैक्रोफेज का, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये ऐसे आपको ये नज़र भी आ रही है क्रम्पलिंग सी। ठीक है, यहाँ पे देख लो।
ठीक है, इसके अलावा मतलब यहाँ पे वैक्यूल्स नज़र नहीं आते, ठीक है, जैसे हमें नॉर्मली लिपिड इलास्टोमा स्टोरेज डिजीज़ में वैक्यूलेशन नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर एक्सेंट्रिक प्लेस न्यूक्लिया होता है, एक साइड पे न्यूक्लियस पड़ा होता है, ठीक है। फिब्रिलरी साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इट कैन बी रिजॉल्व एज एलोंगेटेड डिस्टेंडेड लाइसोसोम containing the stored lipid in the stack of bilayer। टाइप 1 में स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है और 10 किलो तक की स्प्लीन हो जाती है। लिम्फेडेनोपैथी माइल्ड टू मॉडरेट होती है, पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर सकती है। और एक्यूमुलेशन ऑफ गाउचर सेल इन द बोन मैरो 70 to 100% केसेस ऑफ टाइप 1 में होते हैं, ठीक है। मोस्टली एरियाज ऑफ बोन इरोजन प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्मली स्मॉल होते हैं बट सफिशिएंटली लार्ज हो जाते हैं, जिनकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। एंड बोन जब डिस्ट्रक्शन होती है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइंस बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, ठीक है। जिन पेशेंट में सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट होती है गाउचर सेल्स, उनमें आप वर्चुअल रॉबिन स्पेसिस में देख सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्रियोल्स जो एडवेंटिशियल सेल्स की हैं सराउंडिंग में होती हैं वो स्वोलन होती हैं, ठीक है। लिपिड्स की एक्यूमुलेशन नहीं हुई होती न्यूरॉन्स में, फिर भी न्यूरॉन्स श्रिवल्ड आपको नजर आते हैं और डिस्ट्रॉयड से नजर आते हैं। एंड इट इज सस्पेक्टेड दैट द लिपिड्स दैट एक्यूमुलेट इन द फेगोसाइटिक सेल्स अराउंड द ब्लड सेक्रेट साइटोकाइंस दैट डैमेज द नियर बाय न्यूरॉन, ठीक है। सो बेसिकली जो फेगोसाइटिक सेल्स के अंदर जो लिपिड की एक्यूमुलेशन थी वो साइटोकाइंस रिलीज कर रही है जो कि न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। क्लिनिकल फीचर्स इसके टाइप 1 के जो हैं वो नॉर्मली अडल्ट लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं। स्प्लीनोमेगैली, बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट होती है। मोस्ट कॉमनली पैनसाइटोपिनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होते हैं सेकेंडरी टू हाइपरस्प्लेनिज्म की वजह से। सारे सेल्स बड़े हुए होते हैं, सॉरी सारे सेल्स की कमी हुई होती है, पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब वाइट ब्लड सेल्स भी कम है, रेड ब्लड सेल्स भी कम है और प्लेटलेट्स भी कम है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्योंकि बोन की इन्वॉल्वमेंट है तो आपको बोन पेन अक्सर होता है, ठीक है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। अडल्ट्स में डिजीज़ तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही होती है, कंपेटेबल होती है लाइफ के साथ गाउचर डिजीज़। टाइप 2 और 3 में क्या होता है? सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, कन्वल्जन्स होना शुरू हो जाती हैं, मेंटल डिटोरिएशन ज़्यादातर होना शुरू हो जाती है। ऑल दो ऑर्गन जैसे स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड से वो भी अफेक्टेड हुए होते हैं। और आप होमोजाइगोट्स का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो? बाय मेजरिंग द ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एक्टिविटी इन द पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स और इन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कल्चर्ड स्किन फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। या तो इधर से कल्चर्ड स्किन फाइब्रोब्लास्ट उठा लो, ठीक है, या फिर पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स में आप ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की एक्टिविटी को देख लो, ठीक है। एंड प्रिंसिपल हेटेरोजाइगोट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन। मोर देन 150 म्यूटेशंस आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, ठीक है। इसके भी वही ट्रीटमेंट है कि रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिकम्बिनेंट एंजाइम्स हैं जो डिफिशिएंट हैं उनकी आप उनको रिप्लेस कर दो, ठीक है। इफेक्टिव होती है डिजीज में और नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा ये थेरेपी एक्सपेंसिव है और क्योंकि फंडामेंटल जो डिफेक्ट है मैंने बताया था ना, मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सेल्स के जो बोन मैरो के अंदर हैं, इसके अलावा ब्लड्स के अंदर हेमेटोपोइटिक सेल, जिसकी वजह से आप हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो आप कर सकते हो करेक्शन ऑफ एंजाइम डिफेक्ट, ट्रांसफर कर दो आप नॉर्मल ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज जीन पेशेंट के हेमेटोपोइटिक सेल्स में, स्टेम सेल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सबस्ट्रेट रिडक्शन थेरेपी वही जो पहले हमने पढ़ी थी वो भी इसके लिए अच्छी साबित होती है। इसके अलावा म्यूकोपोलीसेकेराइडोसिस जो है वो ये भी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड एंजाइम है जैसे मैंने आपको पीछे बताए थे। आप लोग टेबल को देखो, ठीक है, बुक में भी ये पूरा सब कुछ बना हुआ है। ये बच्चों, ये मैंने बताए थे म्यूकोपोलीसेकेराइडोसिस, हर्लर एंड हंटर, ठीक है। ये बच्चों आप लोगों ने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस अल्फा एल आइडोरोनिडेज की डेफिशिएंसी हुई है और दूसरे में हंटर में एल आइडोरोनोसल्फेट सल्फेटेज की डेफिशिएंसी होगी तो डर्मेटन सल्फेट और हेपरिन सल्फेट एक्यूमुलेट हो जा शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इसमें वही एंजाइम्स जो इन्वॉल्व हैं, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी विच आर इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ म्यूकोपोलीसेकेराइड, ठीक है, जिनको ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स भी कहते हैं। क्लिनिकली कैसे होते हैं म्यूकोपोलीसेकेराइड्स? लॉन्ग चेन्स कॉम्प्लेक्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो कि प्रोटीन के साथ लिंक होकर प्रोटियोग्लाइकेन्स बना देते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए और ग्लाइकेन्स कार्बोहाइड्रेट के लिए उसने यूज़ किया, ठीक है। ग्लूकोज से निकला GLY। और अबंडेंट होते हैं कहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू वगैरह में अबंडेंट होते हैं। ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स जो है वो नॉर्मली MPS यानी म्यूकोपोलीसेकेराइडोसिस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं
और जो एमपीएस के प्रोडक्ट्स हैं, डर्माटेन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, इनकी एक्युमुलेशन हो जाती है। इसके अलावा एंजाइम्स जो कि इनकी डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होंगे, वो क्या करेंगे, क्लीव करेंगे टर्मिनल शुगर को फ्रॉम द पॉलीसेकेराइड चेन, ठीक है, डिस्पोज्ड अलोंग अ पॉलीपेप्टाइड और कोर प्रोटीन। अच्छा, सेवरल क्लिनिकल वेरिएंट्स इसके देखे गए हैं, टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक, ठीक है। हर एक में स्पेसिफिक एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। नॉर्मली जितने भी म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस हैं वो are inherited as an autosomal recessive trait except Hunter syndrome which is an X-linked recessive। हमने पढ़ा था ना, एक हर्लर है एक हंटर है, तो जो हंटर है ना वो X-linked recessive trait कैरी करता है, और बाकी जितने भी हर्लर वगैरह हैं और भी म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस में एंजाइम डिफिशिएंसीज हैं वो सब ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि हंटर आपको पूछा हुआ कि ये क्या ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं, नहीं वो एक्स लिंक्ड है, ठीक है। हमने एक्स लिंक्ड डिजीज पढ़ी थी ना, ये वो उसमें अंदर आता है, ठीक है। विद इन अ गिवन ग्रुप, फॉर एग्जांपल MPS1 कैरेक्टराइज्ड बाय, जैसे मैंने बताया था, अल्फा एल हाइड्रोरोनिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से म्यूटेंट एलील जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जनरली जो है ना, ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं। पहले फेशियल कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं, पेशेंट की क्लाउडिंग हो जाती है, कॉर्निया में जॉइंट में एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, जॉइंट्स की स्टिफनेस हो जाती है, CNS को इन्वॉल्व करेंगे, मेंटल रिटार्डेशन होगी, ठीक है। और यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ एक्यूमुलेटेड जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं उनकी भी वो भी बढ़ जाती है। अच्छा, नॉर्मली जितने भी एक्यूमुलेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं, वो मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स में, एंडोथेलियल सेल्स में, इंटिमल स्मूथ मसल में या फाइब्रोब्लास्ट में पाए जाते हैं। और कॉमन साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट कौन सी हैं, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, लिम्फ नोड, ब्लड वेसल, जहाँ पे यहाँ फेगोसाइटोसिस हो रही होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर सेल, वो आपको कैसे नजर आएंगे, बेलून सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। अपेरेंस उनकी कैसी होगी, क्लियरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म नजर आएंगी जैसे बेलून की तरह। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो क्लियर साइटोप्लाज्म किस तरह से कैन बी रिजॉल्व एज न्यूमरस माइन्यूट वैक्यूल्स की फॉर्म में। सोलन लाइसोसोम होते हैं जिनके अंदर फाइन ग्रैनुलर पीएस मटेरियल होता है जिसको आप बायोकेमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा सिमिलर लाइसोमल चेंजेस आपके न्यूरॉन्स में भी देखी जा सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा न्यूरॉन्स जो लाइसोसोम्स जो न्यूरॉन्स के अंदर हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय, जी नहीं नहीं, अच्छा, इसके अलावा कुछ लाइसोसोम हैं विच आर रिप्लेस्ड बाय लेमिलेटिक ज़ीब्रा बॉडीज, जैसे नेमन पिक डिजीज में था, ये ब्रेन के अंदर बता रहा है। इसके अलावा हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, हार्ट के अंदर वैल्वुलर लीजन हो सकती हैं, सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स हो सकते हैं कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, ब्रेन की जब इन्वॉल्वमेंट होगी। सो ये सब इसमें देखे जा सकते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस में। क्लिनिकल फीचर्स नॉर्मली अप टू 7 वेरिएंट्स इसके रिकग्नाइज हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हर्लर और हंटर मोस्टली कॉमनली देखे जाते हैं। MPS1 जिसको कहते हैं हर्लर, और MPS2 हंटर है। जैसे मैंने पहले बताया था कि डिफिशिएंसी इसमें अल्फा 1 एडोरानिडेज की होती है। मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ MPS है ये हर्लर, ठीक है। नॉर्मली बर्थ पे अपीयर होती है, बर्थ पे बच्चे नॉर्मल होते हैं अफेक्टेड, ठीक है, लेकिन 6 to 24 मंथ्स के अंदर उनमें हिपेटोस्प्लीनोमेगैली होती है, लिवर भी इनलार्ज हो गया, स्प्लीन भी इनलार्ज होगी, ग्रोथ उनकी रिटार्डेड हो जाती है, फेशियल फीचर्स उनके कोर्स हो जाते हैं, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज उनमें आना शुरू हो जाती हैं, और 6 से 10 साल के बीच में उनकी डेथ हो जाती है। किस वजह से, ड्यू टू सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जो हंटर है वो एक्सलेंट है, ठीक है, जिसको MPS2 कहते हैं, ठीक है। और इसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती है, माइल्ड क्लिनिकल कोर्स सिम्टम फीचर्स होते हैं। इसके अलावा जिसमें हमने ग्लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज पढ़ी है, कुछ है हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ये इनहेरिटेड डिफिशिएंसी ऑफ ऐसे एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस और डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी वजह से होती हैं, ठीक है। इनके सिग्निफिकेंस क्या है, नॉर्मली अगर जब आप ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म पढ़ते हो तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है। ग्लाइकोजन क्या है, बेसिकली एक स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का, मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन सिंथेसिस कब शुरू होती है, जब ग्लूकोज को आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की मदद से, एंड अ फॉस्फोग्लूकोमेटेज देन ट्रांसफॉर्म्स द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। मतलब ये चेन आपने कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन की आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है जो कि यूरिडिन डाईफॉस्फोग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी ब्रांचिंग लार्ज पॉलीमर्स की होती है, 10,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है।
ये सारी ब्रांचिंग, ये अगर आप लोगों को याद हो, पाथवे ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, दिस वाज इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और डिग्रेडेशन में क्या होता है, नॉर्मली डिस्टिंक्ट फॉस्फोराइलेजेस एंजाइम्स होते हैं लिवर के अंदर, इसके अलावा मसल के अंदर, उनका काम क्या होता है, वो स्प्लिट कर देते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लाइकोजन से, until about 4 glucose residues remain on each change, leaving a branch oligosaccharide called limit dextrin, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ठीक है, ये किस तरह बताया है कि लिवर में फॉस्फोराइलेज का एंजाइम एक्टिवेट करेंगे फॉस्फोराइलेज को, फिर ये ग्लाइकोजन, यहाँ फिर फॉस्फोराइलेज लिमिट डेक्सट्रिन, यानी कि लिमिट डेक्सट्रिन उसको कब कहेंगे कि 4 ग्लूकोज रेजिड्यूज ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर आगे ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 6 डाईफॉस्फेट, पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन ये साइकिल अगर आप देखें तो यहाँ से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, देन ग्लाइकोजन सिंथेसिस हुई, एंजाइम्स आए और ब्रांचिंग एंजाइम्स आए और ग्लाइकोजन बन गया। मीनवाइल लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो रही होती है लाइसोसोमल एसिड माल्टेज की मदद से, ठीक है, जो कि ग्लूकोज पैक्ट कर रही होती है, ठीक है। सो दिस पाथवे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एस्टेरिक्स मार्क्स द एंजाइम डिफिशिएंसी एसोसिएटेड विद ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। जितने भी एस्टेरिक्स वाले हैं ना, उसने शो किए हैं, वो शो कर रहे हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज होंगी, ठीक है। इसके अलावा रोमन मटेरियल इंडिकेट्स, जो जितने भी रोमन मटेरियल हैं उन वो बता रहे हैं कि विच टाइप ऑफ इंडिकेट द टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज एसोसिएटेड विद गिवन एंजाइम डिफिशिएंसी। टाइप 4 5 and 6 जो हैं वो नॉर्मली दे रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसीज ऑफ मसल एंड लिवर फॉस्फोराइलेज, ठीक है। ये देखो, अब ये टाइप 3 है, डी ब्रांचिंग एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हुई, टाइप 2 में लाइसोसोमल एसिड माल्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई, टाइप 1 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी हुई, टाइप 5 and 6 में फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हुई है, टाइप 7 में फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई है। जब एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके आगे प्रोडक्ट नहीं बनता और पीछे वाले प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग डिग्रेडेशन, वही लिमिट एक्सटेंड का उसने बताया। फिर इसके अलावा ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेटेड इन द लाइसोसोम बाय एसिड माल्टेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसिड माल्टेज, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो आगे कह रहा है, इन स्पेसिफिक एंजाइम डिफिशिएंसीज की वजह से आप उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हो, नंबर ऑफ सिंड्रोम्स बन जाते हैं। 3 मेजर टाइप्स हैं जो ग्लाइकोजिनोसिस की, प्रिंसिपल सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक हेपेटिक टाइप होती है, एक मायोपैथिक टाइप होती है, मिसलेनियस। जैसे हेपेटिक नाम से ही पता लग रहा है कि लिवर के अंदर हो रही है, मायोपैथिक एम नाम से पता लग रहा है कि ये मसल में हो रही है, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस टाइप होती हैं, ठीक है, इन्हीं को आगे हम स्टडी करेंगे। हेपेटिक टाइप में क्या होता है कि हेपेटोरीनल टाइप है, जिसको हम कहते हैं वॉन गर्की डिजीज टाइप 1, ठीक है। इसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होगी। ये पीछे देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कहाँ लिखा हुआ था, ये टाइप 1। टाइप 5 जो है मेकार्डल डिजीज इसको कहते हैं, जिसमें मसल फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी होगी, दिस इज ये मसल फॉस्फोराइलेज, ठीक है। इसके अलावा जो टाइप जनरलाइज्ड है, जिसको हम पॉम्पी डिजीज कहते हैं, जनरलाइज्ड ग्लाइकोजिनोसिस, और जिसको पॉम्पी डिजीज कहते हैं टाइप 2, ये, ठीक है। लाइसोसोमल ग्लूकोसाइडेज या एसिड माल्टेज की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। वो नॉर्मली इन सब केसेस में हिपेटोमेगैली हो रही होती है, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन हो रही होती है ग्लाइकोजन की, और थोड़ा सा लिपिड वगैरह साथ होता है। अनट्रीटेड पेशेंट्स जो हैं वो नॉर्मली जिंदा नहीं रह पाते, स्टंटेड ग्रोथ होती है, हिपेटोमेगैली होती है, और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ग्लूकोज जब नहीं होगा उसकी वजह से, हाइपरलिपिडीमिया और यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बहुत प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, जो कि प्लेटलेट डिसफंक्शन हो रहा होता है। ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट होता है मोस्टली, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे हेपेटिक एडिनोमास, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। और मायोपैथिक में मेकार्डल डिजीज, जिसको टाइप 5 कहते हैं, मसल फॉस्फोराइलेज की एंजाइम डेफिशिएंसी होती है। स्केलेटल मसल इसमें सिर्फ इन्वॉल्वमेंट देखी गई, इधर तो आप देख रहे थे ना लिवर वगैरह की देखी गई है, इधर स्केलेटल मसल इन्वॉल्वमेंट देखी गई है। पेनफुल क्रैश होते हैं, मायोग्लोबिन यूरिया होता है 50% केसेस में। अडल्ट नॉर्मली अडल्ट ऑनसेट स्टार्ट होता है, और मस्कुलर एक्सरसाइज के बाद लैक्टेट का लेवल नहीं बढ़ पाता वीनस ब्लड में, ठीक है। और सी के जो क्रिएटिनिन काइनेज लेवल होता है वो हमेशा एलिवेटेड होता है, ये कंपेटेबल है, मतलब बंदा जिंदा रह सकता है इसके साथ। जो मिसलिनियस टाइप हैं उनमें मैसिव कार्डियो, जिसमें माइल्ड हिपेटोमेगैली, कार्डियोमेगैली, स्केलेटल मसल में चेंजेस देखी गई हैं, लाइसोसोमल एसिड माल्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ये,
ठीक है। टाइप 2 इसको पॉम्पी डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मैसिव कार्डियोमेगेली होती है क्योंकि हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें हाइपोटोनिया देख सकेंगे। और क्योंकि हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो कार्डियो रिस्पिरेटरी फेलियर 2 साल के अंदर आप देख सकते हैं। माइल्डर फॉर्म में सिर्फ स्केलेटल मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज की अवेलेबल है, ठीक है। इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि हिपैटिक फॉर्म में लिवर जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। ऐसे एंजाइम्स यहाँ पे होते हैं जो कि नॉर्मली ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करते हैं फॉर स्टोरेज एंड अल्टीमेटली ब्रेक इन डाउन इनटू फ्री ग्लूकोज व्हिच आर रिलीज्ड इनटू ब्लड। जब इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली जो ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व थे वो नहीं हो सकेगा। इसकी वजह से ना सिर्फ ग्लाइकोजन की एक्सेस स्टोरेज हो जाएगी लेकिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। जब ग्लूकोज कम हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जब होगी, जिसको टाइप 1 ग्लाइकोजिनोसिस या वॉन गर्के डिजीज कहते हैं, वो प्राइम एग्जांपल है हेपेटिक हाइपोग्लाइसीमिक फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की। इसके अलावा कुछ और एंजाइम डिफिशिएंसी जैसे लिवर फॉस्फोराइलेज, डी ब्रांचिंग एंजाइम, उन सब की वजह से भी जो कि ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व थे वो एक्यूमुलेट करेंगे अब, ठीक है। मोस्टली जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया और हेपेटिक इनलार्जमेंट देखी गई है, ठीक है। यहाँ नॉर्मल केसेस में देखो, यहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन एक साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। लिवर से निकला ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, और या वेरियस टिश्यू में और मसल में आके ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोलिसिस भी यहाँ पे चल रहा होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इसकी ब्रेकडाउन से। जब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो रही होती है ना तो ये साइकिल नॉर्मली यहाँ से एक तो लो ब्लड ग्लूकोज निकला, ठीक है, क्योंकि उस तेज़ी से नहीं हो रहा होता, ठीक है। और जो हेपेटिक टाइप है, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज जैसे मायोपैथिक टाइप है जिसमें मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ एनर्जी जो प्रोड्यूस होनी थी वो यहाँ पे लो एनर्जी आउटपुट होगी, ठीक है। सो ऊपर ए में नॉर्मल ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म दिखाया हुआ है लिवर और स्केलेटल मसल में। यहाँ पे जो हेपेटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी लिवर में और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म स्लो कर देंगी और मसल के अंदर जो है वो नॉर्मली लो एनर्जी आउटपुट होगा क्योंकि ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। सो वॉन करके डिजीज या टाइप 1 ग्लाइकोजिनोसिस जो है वो प्राइम एग्जांपल है हेपेटिक हाइपोग्लाइसेमिक फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। और दूसरी डिजीजेज जैसे दूसरे एंजाइम डिफिशिएंसी जैसे लिवर फॉस्फोराइलेज या डी ब्रांचिंग एंजाइम, उनमें भी वो भी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ऑल दीज डिसऑर्डर ग्लाइकोजन, इन सब डिसऑर्डर में बेसिकली ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा होता है मैनी ऑर्गन में, लेकिन हेपेटिक और हाइपोग्लाइसीमिया नॉर्मली ज़्यादा होता है। इसके अलावा मायोपैथिक फॉर्म जो मसल को इन्वॉल्व कर रही होती है, ठीक है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मली एटीपी जनरेट होता है जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन की वजह से, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट। और अगर एंजाइम जो ग्लाइकोलेटिक पाथवे में इन्वॉल्व है वो डेफिशिएंट है तो ग्लाइकोजन स्टोरेज होगी मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से मसल वीक हो जाएंगे और नॉर्मली एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसको हम मैकार्डल डिजीज भी कहते हैं या टाइप 5 ग्लाइकोजिनोसिस भी कहते हैं जिसमें, और इसके अलावा टाइप 7 भी जिसको हम मसल फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जिसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, और सेवरल दूसरी फॉर्म्स भी इसकी देखी गई हैं। सो टिपिकली जो इंडिविजुअल्स होते हैं मायोपैथिक फॉर्म के साथ वो मसल क्रैम्प के साथ प्रोड्यूस कर हमारे पास सिम्टम शो करते हैं एक्सरसाइज के बाद, और इनका जो लैक्टेट लेवल होता है ब्लड में वो नहीं बढ़ता एक्सरसाइज के बाद भी क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन हुई हुई है तो लैक्टेट प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है, जो नॉर्मली यहाँ पे हमने देखा ना कि अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट। इसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज एसोसिएटेड विद नॉर्मली अल्फा ग्लूकोसाइडेज एसिड माल्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से या लैक ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम्स की वजह से वी डू नॉट फिट इनटू द हेपेटिक मायोपैथिक कैटेगरीज, ठीक है। ये टाइप 3 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं। They are associated with glycogen storage in many organ and death early in the life. Acid maltase जो lysosomal enzyme है, ठीक है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से लाइसोसोमल स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन हो जाती है जिसको पॉम्पी डिजीज कहते हैं, और इसमें नॉर्मली कार्डियोमेगैली प्रोमिनेंट फीचर होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इधर नॉर्मल मायोकार्डियम दिखाया हुआ है विद अबंडेंट इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, ये जितना भी पिंक पिंक है ना इसको हम इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे देखो पॉम्पी डिजीज का पेशेंट है, इसमें मायोकार्डियल फाइबर्स के अंदर फुल ऑफ ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन का मतलब ये क्लियर स्पेसिंग, ये स्पेसिंग देख रहे हो, ये सब क्लियर स्पेसिंग, ये सारी क्लियरिंग हुई हुई है, रेक्यूलेशन हुई हुई है। अच्छा, अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे डिसऑर्डर्स हैं वो कब होंगे जब नॉर्मली वेरिएंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। जीन के एटलीस्ट 2 एलील्स होते हैं,
ठीक है, which occur each of which occurs at a frequency of at least one in the population is polymorphic and each variant allele is referred to as polymorphism. किसी भी एलील के अंदर अगर वेरिएशन हुई होती है तो हम उसे कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट फॉर्म्स उसकी ओरिजिनेट कर रही होती हैं. जो कॉमन डिजीज या कॉमन वेरिएंट हाइपोथेसिस है वो क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स कब होते हैं, व्हेन पॉलीमॉर्फिज्म ईच विद अ मॉडेस्ट इफेक्ट एंड लो पेनिट्रेंस आर को इनहेरिटेड. And two additional effects have that have emerged from studies of common complex disorders जैसे टाइप 1 डायबिटीज वगैरह देखी गई हैं. इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स हैं जो कि कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ पोलीमॉर्फिज्म की वजह से होते हैं. फॉर एग्जांपल 20 to 30 genes implicated in type 1, 6 to 7 are the most important. इसके अलावा कुछ पोलीमॉर्फिज्म हैं वो मल्टीपल डिजीज ऑफ द सेम टाइप्स या डिजीज स्पेसिफिक वजह से होते हैं. हो गया, बस बचे 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, मैं ख़त्म करती हूँ. अच्छा, कुछ नॉर्मल फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस में, जैसे हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस वगैरह आप देखते हो. ठीक है, मुख्तलिफ होती हैं जेनेटिकली, ये सब चलती हैं. इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो फीचर है मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर्स का. ठीक है, इसके अलावा असाइनिंग टू अ डिजीज टू दिस मोड ऑफ इनहेरिटेंस मस्ट बी डन विद कॉशन. ठीक है, इसके अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल, इन सब इनमें फैमिलियल क्लस्टरिंग होती है. अच्छा, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नॉर्मल जो कैरियोटाइप होता है, जो नॉर्मल एक सोमैटिक सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. जैसे फीमेल में क्या होते हैं, XX होते हैं और मेल में XY होते हैं. इस जो क्रोमोसोम की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग. ठीक है, और वो बेसिक है साइटोजेनेटिक्स का. ठीक है, यूजुअल प्रोसीजर क्या होता है एग्जामिन करने का क्रोमोसोम को, कि आप क्रोमोसोम को अरेस्ट कर लेते हो डिवाइडिंग सेल्स को मेटाफेज में विद माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिटर्स, जो उसने नाम लिया हुआ है एन डाइएसिटाइल एन मिथाइल कोल्चिसिन का, एंड देन टू स्टेन द क्रोमोसोम. मेटाफेज स्प्रेड में क्या होता है, द इंडिविजुअल्स क्रोमोसोम टेक द फॉर्म ऑफ 2 क्रोमेटिड्स कनेक्टेड एट द सेंट्रोमियर्स. नॉर्मली मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंट्रोम 2 क्रोमेटिड्स का सेंट्रोमियर पे अटैच हुए होते हैं. ठीक है, so a karyotype is obtained by arranging each pair of autosome according to the length followed by sex chromosome. ठीक है, इसके अलावा कुछ वैरायटी ऑफ स्टेनिंग मेथड्स देखे गए हैं. इंडिविजुअल्स जो डिस्टिंक्ट, जो रिलायबल लाइट और डार्क बैंड, जब जो जिम्सा स्टेनिंग से आप क्रोमोसोम स्टडीज कर सकते हो. ठीक है, उसको हम जी बैंडिंग कहते हैं. ठीक है, जिम्सा स्टेन की वजह से. और नॉर्मल मेल कैरियोटाइप में जिसमें जी बैंडिंग होती है वो आप स्टैंडर्ड जी बैंडिंग अप्रोक्सीमेट 400 to 800 बैंड्स तक आप डिटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, और इंडिविजुअल क्रोमोसोम नॉर्मली एनलार्ज नज़र आते हैं, 1500 बैंड्स आप रिकग्नाइज कर सकते हो. ठीक है, बैंडिंग का मतलब ये है ऑल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स आपको नज़र आते हैं जो कि इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस तरह, ऐसे आपको नज़र आते हैं. ठीक है, जी बैंडिंग फ्रॉम अ नॉर्मल मेल 46X क्रोमोसोम. ये एक आर्म होता है, पी आर्म है, रीजन्स 2 1 है, बैंड 2 1 है और 1 है. सब बैंड्स दिखाए हुए हैं, ये नॉर्मली आप देख रहे हो, ये बैंडिंग्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स के अंदर शो कर रहे हैं. ठीक है, ये 22 तक ऑटोसोम्स हैं और ये X और Y सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, कुछ कैरियोटाइप्स जो हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे जैसे किस तरह से होती है. जैसे उसने कहा कि ट्राइसोमी अगर मेल है वे ट्राइसोमी 21, तो उसको कैसे डेसिग्नेट करेंगे, 47 उसके टोटल क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, इसके अलावा XY क्रोमोसोम और प्लस 21 ट्राइसोमी 21. ठीक है, नोटेशन डिनोटिंग स्ट्रक्चर ऑल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एबनॉर्मलिटीज. ठीक है, अच्छा, दूसरा शॉर्ट ऑफ क्रोमोसोम को नॉर्मली हम पी डेसिग्नेट करते हैं, लॉन्ग को हम क्यू डेसिग्नेट करते हैं. बेंडिंग कैरियोटाइप में हम नॉर्मली क्रोमोसोम को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट रीजन्स. रीजन्स को हम 1 2 3 लेबल करते हैं फ्रॉम द सेंट्रोमियर आउटवर्ड. ठीक है, इस तरह नोटेशन हम यूज़ करते हैं. जैसे एक्स क्रोमोसोम का नंबर है, पी हमारे पास बैंड का नंबर होता है. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर होता है और 2 हमारे पास रीजन हो जाता है. ठीक है, कह रहा है कि 22XP 21.2 का मतलब है क्रोमोसोमल सेगमेंट जो कि शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, एक्स क्रोमोसोम पे. रीजन 2 था. ठीक है, और बैंड 1 था एंड सब बैंड 2 था. सो दिस इज द रीजन, दिस इज द बैंड एंड दिस इज द सब बैंड. जैसे पीछे यहाँ पे रीजन है, फिर बैंड होता है और फिर सब बैंड. ये डिवीजन आपको क्रोमोसोम पे नजर आ रही है. ठीक है, कुछ क्रोमोसोम्स में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जो कि क्रोमोसोम का नंबर को चेंज कर देती हैं. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा कल, जिसको हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से, जैसे नॉर्मली क्रोमोसोम 46X होते हैं फीमेल के लिए, 46XY होते हैं मेल के लिए. ठीक है, और एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 इज कॉल्ड यूप्लॉइड.
ठीक है। और अगर कोई एरर होगा मेयोसिस या माइटोसिस में, तो सेल जो है वो एक्वायर कर लेता है क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट दैट इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 23, लेकिन उसको हम कहते हैं एनियोप्लॉइडी। ये यूजुअल केसेस जो कॉजेज होते हैं एनियोप्लाइडी की, वो नॉन डिस्टिंक्शन होती हैं या एनाफेज लैक होता है, क्रोमोसोम सही जॉइंट नहीं हो पाते या उसके अंदर कुछ एनाफेज फेज में लैक आ जाता है, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये सारा होता है। चलो ठीक है। चलो बच्चों ये बस ख़त्म करते हैं यहाँ तक आज का टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह ये लास्ट टॉपिक आप लोगों का ख़त्म करेंगे और जिसमें हम आगे जीनोमिक डायग्नोसिस वगैरह वो भी सारा कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है, कल पढ़ के आना, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।